आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया का चौथा सेट करेंगे। यह दरोगा मेंस का सेट है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सही चुने। आवर्त के बाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। अगला, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। क्या सही है? नहीं, पहला सही है। बाएं से बाएं नहीं, दाएं हो जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। अगला है, दूरदृष्टि दोष का कारण निम्न है। ए और बी दोनों है। लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष में ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, निकट की नहीं। कारण होता है इसका, लेंस की क्षमता घट जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस कम हो जाती है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, कौन सा इसे सही होगा? तो सामान्य लवण बेरियम क्लोराइड से होता है। अम्लीय लवण हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट में। उसके बाद क्षारीय लवण हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड में, और द्विक लवण हो जाएगा फिटकिरी में। तो 2 3 4 1 बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, सबसे हल्का तत्व है कौन सा? सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग हैवर के उत्पादन में होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला है, पोर्टलैंड सीमेंट की प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो लाइम होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है। डी इसका सही हो जाएगा। 1824 ईस्वी में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पिडीन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी को जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया था जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। चूना पत्थर या खड़िया में मृत्तिका, लाल मिट्टी या सेल के साथ ज्यादा गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। 2 से 3% जिप्सम डालकर सीमेंट में जमने की दर को कम कर सकते हैं। अगला है, बेजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है क्या? तो यह 12 और 3 होता है। अगला है, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं है। पानी उबालकर, क्लार्क की विधि आदि पानी में उपस्थित अस्थायी और अस्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है। पानी की अस्थायी कठोरता हटाने के निम्न विधियों में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक में लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी कितनी? यह 50 सेंटीमीटर होगा। इसका तो आपको फॉर्मूला ही होता है P=1/f। अगला है, इलेक्ट्रॉन की निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल होता है।
पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। पॉजिट्रॉन धनावेशित युग्म है। 1932 में इसका खोज किया गया था। का खोज 1932 में किया गया था। अगला है, दो सामान्य द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो ये 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण सॉरी एक संवहन के तापमान परिवर्तन के कारण इसके विभव परिवर्तन होते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो थॉमसन प्रभाव कहते हैं इसको। अगला है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन औसत्य है? तो ऑक्सीकरण है, यह गलत है। अगला है, किसी भौतिक राशि की मात्रक टेस्ला है। किस भौतिक राशि की मात्रक टेस्ला है? तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। ज्योति फ्लक्स आपको ल्यूमेन होता है। अगला है, प्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बारबरा मलिंगटॉक द्वारा किया गया था। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? यह अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया है। हाइड्रोजन बम टीरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो अनियंत्रित परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। अगला है, चालक क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ही सही आंसर हो जाएगा। अर्थराइटिक्स या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस चालक क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह प्रत्यक्ष ऊतक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों के साथ संबंध का जोड़ निर्माण करता है। अगला है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? पीताम्ल, पेप्सिन। इसका एक और दो सही हो जाएगा। यह वसा का इमल्सीकरण है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचन एंजाइम है जिसका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लारगृत व आमाशय द्वारा होता है। अगला, डायबिटीज से पीड़ित मरीज के मूत्र के नमूने सैंपल में होता है, क्या होता है? तो यह सभी होता है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। अगला है, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु हैं जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं, कौन सा है? तो एशेरिचिया। अगला है, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट का होता है।
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में मिलाकर बने कार्बाइड पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में बांटा जाता है। वसा, विटामिन, प्रोटीन से ज्यादा ऊष्मीय मान कार्बोहाइड्रेट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन था? बताइए। तो दिल्ली समझौते के दौरान ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो यह लॉर्ड इरविन थे। 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था और यह महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिया था। यह भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दलित को अलग निर्वाचन देने हेतु गांधी जी विरोध करते हुए गोलमेज सम्मेलन से वापस लौट आए थे। अगला है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो यह होलकर नहीं किया था। अवध का नवाब 1801 में कर लिया था। पेशवा 1802 में कर लिया था और निजाम यह 1798 में कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड उसके सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सत्ता के नेतृत्व को ब्रिटिश के पास से भारतीयों को हस्तांतरित करने पर चर्चा करना था। रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यह प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला है, बिहार के किस जिले में तिल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? यह कैमूर में है। काकोलत जलप्रपात नवादा में है। तिलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है और मुंजल कुंड जलप्रपात यह भी सासाराम में है। अगला है, पाटलिपुत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रारंभ में इसका निर्माण एक सैन्य छावनी के रूप में किया गया था। सर्वप्रथम उदयन ने इसे अपनी राजधानी बनाई थी। इसे राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रमुख कारण इसके भौगोलिक व व्यापारिक महत्व थी। बताना है इसमें से आपको क्या सही है। तो इसमें तीनों सही है। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है। इसे मगध शासक उदयन ने 490 ईस्वी में स्थापित किया और अपनी राजधानी बनाई। प्रारंभ में इसके निर्माण एक छावनी के रूप में किया गया था, लेकिन राजधानी बनाने के पश्चात इसके भौगोलिक व्यापारिक महत्व हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो यह 51.50 है। बिहार की कुल साक्षरता दर आपको 61.80 है।
वहीं आपको बिहार का पुरुष साक्षरता दर 71.25 है, 20 है, 25 नहीं 20 है। और बिहार राज्य की महिला साक्षरता दर 51.5 है। चलिए आपको आंसर डी है। इसके अलावा भी कुछ है। बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। वहीं बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो यह नकदी फसल के विरोध में था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नील के खेती की समस्या को लेकर किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने किया। इसके प्रयास से तीनकठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। नील एक प्रकार की नकदी फसल का उदाहरण है। पूछे गए प्रश्न में प्रवृत्ति के अनुसार से इसकी उत्तर नकदी फसल ही होगी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे, जो 1896 में यह बने थे। इसकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम इसी में गाया गया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। अगला है, भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद इसने भारत में अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रख दी थी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो यह दीवाने बंदगान फिरोज तुगलक, यह गलत है। दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह सही है, आपको दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक किया था। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या के अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट की समस्या को देखते हुए नए मुख्तराज का किया था। यह आपको अलाउद्दीन खिलजी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति को कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए कृषि विभाग दीवाने को ही यह किया था और दीवाने अर्ध सैनिक विभाग यह बलबन बनाया था। हो गया, इसका आंसर आपको ए सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। रामानुज या विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। माधवाचार्य या द्वैतवाद के थे और शंकराचार्य या अद्वैतवाद के थे। तो 2, 3, 1, 4 इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
बारहमासा की रचना किसने की थी? यह मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा किया गया था। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। जैसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में पद्मावत की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। बारहमासा पद्मावत की ही एक भाग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया है यह? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से संविधान संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई कुछ अन्य विशेषताएं भी है, जैसे प्रस्तावना की भाषा और व्यवहार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार के बारे में प्रावधान। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC शीतलावार थे। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC शीतलावार की अध्यक्षता में गठित की थी। यह आपको याद रखना है, 1955 में इसका गठन भी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो 83 और 172 दोनों में आपको इसमें करना होगा। अगला है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठन करती है? यह वित्त आयोग का गठन करती है। राज्य वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 की आई तथा 243 के वाई में आयोग में गठन के लिए दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग के गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। अगला है, जल सेना में दिए जाने वाला सर्वोच्च पद क्या है? तो यह एडमिरल है। उच्चतम रैंकिंग वाले नौसेना अधिकारी एडमिरल होते हैं। वह भारतीय सेना में जनरल और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल के। अगला है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात यह नहीं है। भारत में खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है, पहला है खदानों के समाज में कमजोर वर्ग का वितरण, अगला है खदानों की कृषि की उचित मूल्य पर खरीद, खदानों के बफर स्टॉक में रखरखाव और है खाद्य सुरक्षा आदि। अगला है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह आपको 3,48,750 वर्ग किलोमीटर में है। यह दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत है। सिम्पसन, तनामी आदि ऑस्ट्रेलिया के अन्य मरुस्थल हैं। अगला है, ग्रीनलैंड निम्न देश में से किस देश का भाग है? तो यह डेनमार्क का भाग है। ग्रीनलैंड लोगों की भूमि डेनमार्क के अधिक एक स्वायत्त क्षेत्र है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के हिस्से में आता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर यूरोप के डेनमार्क देश का आधिपत्य है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका कुल क्षेत्रफल ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल आपको आता है 21,66,086 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, काली क्रांति संबंधित है किससे? तो काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है।
मत्स्य उत्पादन से आपको नीली क्रांति थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे के सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? तो यह वित्त आयोग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संघ एवं राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगामों का वितरण के विषय में और अन्य राज्यों के माध्यम से समान आवंटन के विषय में भी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? यह वी. राव थे। भारत के सबसे पहले वी. राव, विजयन कस्तूरी रंगा वरदाय राव द्वारा सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। यद्यपि भारत के पहले राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में की गई थी। इसके आकलन के अनुसार 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक भांति कार्य करती है? तो यह सेबी काम करती है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के निवेशक के हितों की रक्षा करने हेतु भारत में म्यूचुअल फंड की नीतियों की प्रतिपादित करता है। यह नियमन करता है। अगला है, के लिए सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है? तो यह विश्व बैंक समूह करता है। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक विश्व बैंक समूह द्वारा बनाए गए एक प्रकाशित किया जाता है। अगला है, भारत की सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? तो यह राजा चिलैया समिति की सिफारिश से लागू हुआ था। भारत में सेवा कर राजा चिलैया समिति की सिफारिश से लागू किया गया था। राजा चिलैया की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में कर सुधार हेतु एक समिति बनी। इस समिति ने वर्ष 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय 5 द्वारा 1994 शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? इसमें से सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। इसका 73% भाग आपको इंडोनेशिया में पड़ता है, 26% भाग मलेशिया में पड़ता है और 1% भाग बुर्नोई में पड़ता है। वैसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो यह धान में उपयोग होता है। नील हरित शैवाल एजोला का सहचारी है और इसके साथ में मिलने वाली अच्छी उर्वरक प्राप्त होता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह होन्शु है। होन्शु आपको इसका 2,27,962 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत था कितना? तो यह 31% इसमें है, वैसे 31.2% था। वहीं ग्रामीण आपको 68.8% था। अगला है, सूची 100 सूची 2 से मिलाना है। तो सही आंसर बी हो जाएगा, 3 4 2 1।
3, इसका 4, इसका 2, इसका 1। अगला क्वेश्चन है, नायग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। भागीरथी और सेंट लॉरेंस नदी पर यह है अवस्थित है। और एंजिल जलप्रपात कोरो नदी पर, नायग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, वहीं विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर है। इस पर एंजिल है। जाम्बेजी पर विक्टोरिया है। और बियोमा जलप्रपात जैरे नदी पर है। और स्टैनली जलप्रपात, इस पर स्टैनली है। स्टैनली जलप्रपात कॉन्गो नदी पर है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है, जो कि कोरो नदी पर है। अगला है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है। भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है देवप्रयाग। 5 मार्ग में से एक है। 5 प्रयाग में से एक है। यहाँ अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी आती है। देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उनकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो यह मिजोरम का है। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम की कुल जनसंख्या में जनजातीय आबादी 94.44% है, जो कि भारत के सबसे अधिक है। मिजोरम की प्रमुख जनजातियां हैं चकमा, पवई, राल्टे आदि, लेकिन सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य मध्य प्रदेश है। एमपी सर्वाधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य है। अगला है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो यह लेह है। नए भौगोलिक मानचित्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि लेह का कुछ भाग पाकिस्तान एवं चीन के कब्जे में है, जबकि भारत की सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि पौंडीचेरी में है। अगला है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है पर्वतीय दर्रा दिया हुआ है, दूसरा में राज्य है। देखिए, माना दर्रा यह आपको उत्तराखंड में पड़ता है। उसका नाथुला दर्रा यह आपको सिक्किम में पड़ता है। उसका जोजिला दर्रा यह लद्दाख में पड़ता है। और सिपकिला दर्रा यह हिमाचल में प्रदेश में पड़ता है। तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के सही कथन का चयन कीजिए। तो यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम VVP की घोषणा वित्त मंत्री की बजट भाषण 2022 में की गई थी। कार्यक्रम में उत्तरी सीमा पर विरल आबादी वाले सीमावर्ती गांवों में समिति कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के कवरेज की परिकल्पना की गई थी, जो अक्सर विकास लाभ में से छूट जाते हैं। अगला है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से कोई नहीं है।
2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण समुदाय की स्वर्णिक विकास करना। दूसरा उद्देश्य था ग्रामीण विकास में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना। और तीसरा था ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्मज्ञान और स्थानीय समूह के कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास करना। यह 3 था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापारिक के रूप में वितरित है, किसका खनिज है? तो यह टाइटेनियम का खनिज है। इल्मेनाइट टाइटेनियम लौह अयस्क का खनिज है जिसका आदर्श सूत्र आपको FeTiO3 होता है। वाणिज्यिक दृष्टि से इल्मेनाइट टाइटेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। यह भारतीय तटरेखा के साथ व्यापारिक रूप में विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। साकरिया समिति का संबंध आपको केंद्र राज्य संबंध से था। अगला है श्रीरंगराजन समिति करीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने से था। पारेख समिति का संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियनशिप से है और नर्सिंग समिति का बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। ये सही हो जाएगा। अगला है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? यह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसमें है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ लेने दिन से 5 साल तक चलता है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? यह 69वां संविधान संशोधन था। 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। संसद के अनुच्छेद 239 के ए के प्रावधान के अनुसार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 पारित किया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992 दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है? तो पर्यंत है। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रयास प्रसाद पर्यंत होता है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 243 ए है। अगला है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो यह लोकसभा के स्पीकर को।
लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1921 में किया गया था, जिसका मुख्य कार्य भारत सरकार के खर्चों के लेखा परीक्षण करना था। इस समिति की कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सभा सदस्य लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। राज्य का समस्त शक्तियां उनमें निहित होती है, जिसका प्रयोग वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। संवैधानिक रूप से भारत का राज्यपाल प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 के तहत देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सिद्धांत तत्वों को निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 51 से है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के निर्वाह, मजदूरी, कुटीर उद्योग के विकास के लिए और 43 का उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य नागरिक संहिता, कार्यपालिका से पृथक करना, कौन सा सही है इसमें से? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है इसमें। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसका प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिला है। इसमें आपको कुछ दिया गया है। पहला दिया गया है, सभी नागरिकों को जीविका में पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। ख है, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों में संवितरण। ग है, धन व उत्पादन के साधनों में संकेंद्रण रोकना। और डी है, घ है आपको पुरुषों व स्त्रियों के सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। अगला क्वेश्चन है आपको, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया? तो यह लॉर्ड मैकाले थे। प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया, इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया था। अगला है, किसी भारतीय राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है? तो यह राजस्थान किया है। अपनी तरह के पहले मामले एक ट्रांसजेंडर को जयपुर ग्रेटर नगर निगम द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है। ट्रांसजेंडरों को उनके जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। अगला है, किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? तो यह भी राजस्थान द्वारा किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रतिभागियों के लिए 2,75,000 रुपए की दैनिक नगद पुरस्कार के साथ एक वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है। जन सम्मान नामक प्रतियोगिता में योजना में लघु वीडियो शूट करना और अपलोड करना है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे डायमंड लीग 2023 में पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो यह नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा एक प्रसिद्ध भारतीय एथलेटिक हैं जो भाला फेंक खेल से संबंधित है। वो ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने।
नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2023 में 83.80 मीटर भाला फेंके थे, जिसमें उनको रजत पदक प्राप्त हुआ था। अगला है वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह पॉल लिंच को किया गया था। वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार पॉल लिंच आयरिश लेखक हैं यह, इनकी कीर्ति प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो यह अदिति स्वामी है। अदिति स्वामी ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक भारत की कुल 75 रामसर साइट, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो यह पहले का क्वेश्चन है इसीलिए, नहीं तो इसमें अब 80 रामसर साइट हो गया है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। आपको इसके हिसाब से तो अभी तक 14 होगा, पूछा जाएगा तो इसमें 16 हो गया है रामसर साइट। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां पर 10 रामसर साइट है। तमिलनाडु में पहला रामसर स्थल 19 अगस्त 2002 को घोषित किया गया था, जो कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है। अगला है वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनैक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुआ है? तो यह कोलंबो में प्रारंभ हुआ है। अगला है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का चैंपियनशिप देश कौन बना है? तो यह स्पेन बना है। स्पेन इंग्लैंड को 1-0 से हराकर यह फीफा वुमेन वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। स्पेन के लिए विजय गोल ओल्गा खेल ने 29वें मिनट में किया था। स्पेन ने पहली बार वर्ल्ड कप चैंपियन जीता है। अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो यह शक्तिकांत दास को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला है, नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? तो यह विमल पटेल है। इसी के साथ आपका जीके यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ से मैथ और रीजनिंग है। मैथ रीजनिंग में हम टिक लगा देते हैं, आप बना लीजिएगा। जिनको नहीं बनेगा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ लीजिएगा। 81 का आंसर आपको 45 हो जाएगा। 82 का आंसर आपको 15 kg हो जाएगा। 83 का आंसर 4 हो जाएगा। 84 का आंसर 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 85 का आंसर 15 kg हो जाएगा। 86 का आंसर आपको 4-5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 87 का आंसर आपको 17/4 121% हो जाएगा। 43/121 सेंटीमीटर हो जाएगा। 88 का आंसर आपको 104 हो जाएगा। 89 का आंसर आपको ए हो जाएगा। 90 का आंसर आपको 25 हो जाएगा। 91 का आंसर 20% हो जाएगा। 92 का 60 डिग्री हो जाएगा। 93 का 60 डिग्री 93 का 16 ईयर हो जाएगा।
94 का 19/16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 95 का GFI हो जाएगा। 96 का 4 हो जाएगा। 97 का 86 हो जाएगा। 98 का 36 हो जाएगा। 99 का X हो जाएगा और 100 का 6 डेज हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक रुकने के लिए। जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।